नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। बीपीएससी 3 और 4 के लिए एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसके लिए ये क्लास चलाई जा रही है। बीपीएससी 3 जो बिहार शिक्षक भर्ती 3 फेस री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चनों को हम लाए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि री एग्ज़ाम होने वाला है। संपूर्ण मैराथन के रूप में इस पॉलिटी के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और हम लोग इसका फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि बीपीएससी 3 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जो कि 10 तारीख से 10 जून से निर्धारित है। उसके लिए आज इस पॉलिटी के संपूर्ण रिवीजन में मैं पार्ट 1 दे रहा हूं, उसके बाद अगला पार्ट और इसका आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन हमारा, क्वेश्चन हमारा सही क्या हो जाएगा? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने। किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो फैक्ट के रूप में है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इनका। भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ हुआ? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रारंभ हुआ था। क्या? संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के फोर्ट विलियम गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? वॉरेन हॉस्टिंग को। किसको? वॉरेन हॉस्टिंग को नियुक्त किया गया था प्रथम गवर्नर जनरल। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रण किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली था? इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। वो कौन सा एक्ट था? तो 1773 एक्ट था। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। किस एक्ट के तहत? 1773 एक्ट के तहत। अगला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंसियों का बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया? कौन सा प्रेसिडेंसियों का बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था? किस एक्ट के तहत? मद्रास एवं बम्बई को। मद्रास एवं बम्बई को रेगुलेटिंग एक्ट 1973 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। किसको? बम्बई एवं मद्रास को कर दिया था। अगला, इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार ने से कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? तो कौन था? 10 लाख पाउंड का। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1774 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1774 ईस्वी में। अगला, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई था? परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का आदेश प्रदान किया गया। वो कौन सा था एक्ट? वो रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था? 1973 था। अगला देखते हैं, प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, परंतु बाद में वह इसमें कब सम्मिलित किया था? पहले तो इसका बहिष्कार कर दिया और बाद में सम्मिलित हो गया। वो कब था? कब सम्मिलित हुआ था? अक्टूबर 1946 में सम्मिलित हो गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में भारत में मुस्लिम लीग थी शामिल हो गई। इस सरकार में कांग्रेस के 7 और मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री का भार किसको दिया गया था? लियाकत अली खान को उस समय दिया गया था गृह मंत्री का प्रभार। अगला, प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। वह समुदाय कौन थे?
पहला तो अब था मुस्लिम, अगला सिख, अगला साधारण। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया। इसकी प्रथम बैठक किस तिथि को संपन्न हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी? 19 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संपन्न हुई थी। 19 दिसंबर 1946 को। अगला देखते हैं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की थी। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो कौन सा रियासत था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हैदराबाद रियासत के लोग सम्मिलित नहीं हुए थे। भारत के किन रियासतों ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था? वो कौन से लोग थे? वो कौन से रियासत के लोग थे? कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के लोग थे जो कि हस्ताक्षर पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड बैंटिंग के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की थी? 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? वो कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चुना गया था, बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा द्वारा उपाध्यक्ष एवं संवैधानिक सलाहकार पद पर किसको चुना गया था? क्रमशः एच.सी. मुखर्जी एवं सर वी.एन. राय जी को उपाध्यक्ष एवं संवैधानिक सलाहकार के पद पर चुना गया था। अगला, क्या महात्मा गांधी जुलाई 1946 में संगठित संविधान सभा के सदस्य के रूप में सम्मिलित थे? तो हमारा उत्तर रहेगा कि ये नहीं सम्मिलित थे। देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? वो कौन सा था? यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1954 में न्यायालय ने परिवर्तित नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में यह निर्णय दिया था कि संविधान सभा की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसमें? यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1954 में। चलिए अगला देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वहां प्रस्तावना संविधान के विविध निर्वचन में सहायक होती है? ये कौन है? बेरुवाड़ी यूनियन का मामला है। ये वेरुवाड़ी यूनियन का मामला है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस हैं। आप लोग अच्छे से इनको देख लीजिए और याद कर लीजिए। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता है? बेरुवाड़ी यूनियन का मामला है 1960 में। बेरुवाड़ी यूनियन का मामला 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा था कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और समाजवाद का मिश्रण है? ये किसमें कहा था? नकरा बनाम भारत संघ में कहा था। अगला क्वेश्चन, किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजना का निर्माण करना है जो समाज के समाजवादी संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन थे? इसमें 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला, किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? वो कौन सा था? बोमनई बनाम भारत संघ 1994 में। अगला,
संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1976 में। कब? 1976 में। अगला 27 जून 1947 को देशी रियासतों की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के तहत एक राज्य विभाग खोला गया। इसका प्रभारी किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को देशी नरेशों से अपील की थी कि वह अपनी विदेशी नीति, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दे। इस अपील का समर्थन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सम्राट और देशी रियासतों के बीच एक समझौते उस अधिनियम के प्रवर्तन पर स्वतः निरस्त हो जाएंगे? वो कौन सा था? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह हुआ था। अगला, स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारत में देशी रियासतों की कुल संख्या 542 थी, जिनमें से 549 रियासतों ने स्वेच्छा से देशी राज्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में विलय के लिए स्वीकृति दी थी। शेष किन 3 रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था? वो कौन था जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था? वो था जूनागढ़, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर था। अगला, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ के रूप में। किसमें? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला, भारत के संघ में भारत के राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है क्योंकि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से करती है। क्योंकि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से करती है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान के प्रथम अनुसूची में। कहाँ किया गया है? संविधान की प्रथम अनुसूची में। भारत के अंतर्गत स्थित रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, संसद को यह प्राधिकार है कि वह ऐसे निर्बंधों तथा शर्तों के साथ जो उचित समझे नए राज्यों के प्रवेश के अनुमति दे सकेगी का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। किसमें है? नए राज्यों का प्रवेश किसमें है? अनुच्छेद 1 में। तथा संविधान के अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के नाम और प्रत्येक के तहत आने वाले राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रथम अनुसूची में। अब देखते हैं भाग 1 में क्या क्या आता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से 4 के अंतर्गत आता है। 1 में हमारा क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। और 2 में क्या है हमारा? 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। और अनुच्छेद 2 का में क्या है? सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए, जो कि निरसित हो गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं का या नामों में परिवर्तन। अगला, अनुच्छेद 4 में क्या किया गया है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन था अनुपूरक, अनुवांशिक और परिणामिक विषयों का उपबंध के लिए चौथी में शामिल किया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम अनुसूची में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया है? वो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव विलय विधेयक 2019 के तहत इस दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया गया। नया सम्मिलित केंद्र शासित प्रदेश कब से अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 2020 से ये आया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, किंतु दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया? वो कौन सा संशोधन था?
56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा था। अगला, गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर देश का 25वां बनाया गया? कौन था? 30 मई 1987 को। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को था। 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल और 9 नवंबर 2000 को किया गया और 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन किया गया था। 15 नवंबर कब किया गया था झारखंड को? 15 नवंबर 2002 को। केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली को अब क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजधानी कहा जाता है। अगला, तेलंगाना को पृथक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1969 में। तेलंगाना आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए के चंद्रशेखर राव ने 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा TRS शुरू की। नए राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने आमरण अनशन कर दिया। कब? अक्टूबर 2009 में। अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 फरवरी 2010 को किस समिति का गठन किया गया? श्रीकृष्ण समिति। क्या भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है? नहीं दी गई है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के लिए नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया? वो कौन से अनुच्छेद थे? वो अनुच्छेद हमारे थे 5 से 9 अनुच्छेद। 5 से 9 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? नवंबर 1949 में। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय एवं केंद्र सरकार द्वारा। संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया था? अनुच्छेद 5 से 9। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? नवंबर 1949 में। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय एवं केंद्र सरकार द्वारा। अगला, संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान के प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के अधिकार में विशेष उपबंध किए गए जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास कर दिया गए थे किंतु बाद में वापस लौट आए थे? वो कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 7 में। विदेशों में पाकिस्तान को छोड़कर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? अनुच्छेद 8 में। किसी देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 9 के अनुच्छेद 9 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। तो दोस्तों, आज हम यहाँ तक रखेंगे। अगले क्लास में इसके आगे के पार्ट में 2-4 पार्टों में पूरी हम मैराथन कंप्लीट कर देंगे। नमस्कार।